हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है नवीन राज्यों का उदय, अध्याय 36। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में देख लेते हैं, यानी इस टॉपिक अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो बंगाल का नवाब, और इसमें मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मिर जाफर और मीर कासिम। इसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, नजमुद्दौला। इसके बाद अवध में सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क। इसके बाद सफदरजंग यानी अबुल मंसूर खां, सुजाउद्दौला, गाजीउद्दीन हैदर अली खां, वाजिद अली शाह। इसके बाद हैदराबाद। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में, कर्नाटक के बारे में, केरल के बारे में, जाटियों में चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल और जवाहर सिंह के बारे में। इसके बाद राजपूत, सिख गुरु, अमृतसर की संधि। इसके बाद मराठा, याद रखिएगा, मराठा राज, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और मैसूर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री सातसुजा की अनुमति से स्थापित की। तो कब और कहां पर और किसकी अनुमति से? तो 1651 ईस्वी में बंगाल में सातसुजा की अनुमति से अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसी वर्ष राजवंश की एक महिला का डॉक्टर बॉटन के द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस शान ने कंपनी को सुल्तानती कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। बंगाल के नवाब के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला नाम आता है मुर्शिद कुली खां, दामाद सुजाउद्दीन और पुत्र सरफराज खां। इनके अंतर्गत दो नाम आता है, अलीवर्दी खां और दामाद मीर कासिम। अलीवर्दी खां के पुत्री का नाम था अमीना बेगम, और इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है सिराजुद्दौला। इसके बाद मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर के जो पुत्री थी नाम था फातिमा बेगम और मां मीर खान। इसके बाद निजामुद्दौला और सैफुद्दौला, याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खां के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, इनका समय है 1713 से 1727 ईस्वी। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, परंतु वह उसका वास्तविक शासक 1700 ईस्वी से ही था जब उसे दीवान बनाया गया था। वह जल्दी ही एक स्वतंत्र शासक बन गया। उसने अपनी राजधानी मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थापित की। मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व यानी नजराना की अत्यंत बड़ी रकम भेजता रहा। इसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मुहम्मद ने किया। ठीक है, उसके बाद सुजात खां ने विद्रोह किया और अंतिम विद्रोह नजात खां ने किया था। मुर्शिद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया तथा इजारा व्यवस्था यानी इजारा व्यवस्था आरंभ की। मतलब इजारा व्यवस्था क्या था? तो ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की एक व्यवस्था थी, इजारा व्यवस्था। मुर्शिद कुली खां ने गरीब खेतीहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में असमर्थ बनाने, मतलब जो भू राजस्व देने में समर्थ नहीं थे, तो इनको मतलब असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण यानी पहले राशि प्रदान करना दिए। तो तकावी ऋण दिए। मुर्शिद कुली खां एवं उत्तरवर्ती नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। सुजाउद्दीन का जो समय है 1727 से 1739 ईस्वी है। यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था और 1733 ईस्वी में बिहार का ये कार्यभार इसका अधीन हो गया। तो बिहार का ये कार्यभार संभाल रहा था 1733 ईस्वी में, और इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 ईस्वी तक शासन किया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाम आता है सरफराज खां का। समय है 1739 से 1740 ईस्वी। सुजाउद्दीन खां के स्थान पर उसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसने
आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि को धारण की थी। अलीवर्दी खान ने गिरिया नामक स्थल पर सरफराज खां की हत्या कर दी और उस समय दिल्ली का शासन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। इसके बाद है अलीवर्दी खां। समय 1740 से 1756 ईस्वी। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट के 2 करोड़ रुपए देकर जो है अपने पद को अस्थायी बनाया। राजगद्दी पर अधिकार के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, परंतु उसके बाद उसने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। यह नामात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। मराठों के द्वारा अलीवर्दी खां को जो है अत्यधिक क्षति को उठानी पड़ी और अंततः क्या हुआ, उसने मराठा सरदार रघु जी से जो है 1751 ईस्वी में संधि कर ली और इस संधि के द्वारा उसने मराठों को जो है उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की जो है बात को स्वीकार कर ली। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों की तुलना जो है मधुमक्खी के छत्तों से की, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो जो यूरोपीय लोग थे इनकी तुलना मधुमक्खी के छत्तों से किया। किसने? अलीवर्दी खान ने। स्टेटमेंट याद रखिएगा। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें से एक का विवाह ढाका, दूसरी का विवाह पूर्णिया और तीसरी जो पुत्री थी इसका विवाह पटना के शासकों के साथ हुआ था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसके बाद सिराजुद्दौला का समय आता है 1756 से 1757 ईस्वी। ठीक है, अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद उसका दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला जो है उसका उत्तराधिकारी बना। राजगद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इनमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज अधिकारी शामिल थे। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन के लिए प्रस्थान किया। सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को जो है दुर्गीकृत करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। ठीक है, देखिए 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को जो है कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन घेरे के बाद जो है 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनी चीन व अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर जो है फुल्टा द्वीप में शरण ली। ये घटना है वह ब्लैक होल की, तो इसको याद रखिएगा। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी है ये 20 जून 1756 को घटित हुआ था। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है J.Z. हॉलवेल, इसके द्वारा बताया गया है कि नवाब ने 20 जून के रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एक 4 दीवारी के अंदर, एक कोठरी के अंदर जो है 146 अंग्रेज बंदियों को बंद कर दिया गया। और अगले दिन जब इस कोठरी को खोला गया तो हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जो है जिंदा बचे। और यह घटना इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। इसके बाद प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। क्लाइव ने मानिक चंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर जो है अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि देख लेते हैं कब हुआ, तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। और इस संधि के अंतर्गत अगर बात करें तो कंपनी को जो है अपने अधीन स्थलों को दुर्गीकृत करने और सिक्के ढालने की अनुमति जो है प्रदान की गई। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल जो है यानी जो सिक्के मतलब कि जो ढालने की मतलब कि कारखाना कह सकते हैं, टकसाल उसी को बोलते हैं। तो टकसाल की स्थापना की या स्थापित जो है टकसाल की कब? कलकत्ता में 1757 में। 13 मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन ने
फ्रांसीसियों से जो है चंद्रनगर को छीन लिया। नवाब ने इसे अलीनगर के संधि का उल्लंघन माना। परिणाम स्वरूप क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना जो है प्रारंभ कर दिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को, याद रखिएगा। क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल और 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने जो है मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। क्लाइव को 2,34,000 रुपए भेंट दी गई और 50 लाख जो है रुपए सेना और नाविकों के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध। देखिए, इसके बाद है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे जो थे असंतुष्ट थे, उससे संतुष्ट नहीं थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाया और एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीन चंद के माध्यम से जो है इन लोगों से संपर्क किया। मीर जाफर, इसका जो समय 1757 से 1760 ईस्वी, याद रखिएगा। मीर जाफर जो है, ठीक है, प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा था और इसके कार्यालयों में अंग्रेजों की बाटो व राज करो की जो नीति थी, इसका सूत्रपात हुआ। 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव जो है इंग्लैंड वापस चला गया। इसके बाद है मीर कासिम। मीर कासिम का जो समय है 1760 से 1763 ईस्वी। मीर कासिम अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से जो है दूर रहना चाहता था और कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप भी कम रहता। मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार राम नारायण, जिसे क्लाइव का संरक्षण मिला था, कंपनी से उसे सौंपने को कहा। तो वेंसिस्टार्ट ने जो है राम नारायण थे, ये मतलब बिहार के उप सूबेदार थे। राम नारायण को मीर कासिम को जो है सौंप दिया गया। वेंसिस्टार्ट ने राम नारायण को मीर कासिम को जो है सौंप दिया। मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर जो है आक्रमण करके अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार करके एलिस को जो है पराजित कर दिया। इसके बाद है मीर जाफर का समय। मीर जाफर समय है 1763 से 1765 के बीच। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित करके मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफर ने कंपनी से केवल कितना 2.1/2% नमक कर लेने के अतिरिक्त कंपनी को सभी करों से जो है मुक्त कर दिया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की जो है चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है और उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौते के तहत उनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बक्सर का युद्ध हुआ था? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को जो है पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर उसकी जो है 1777 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता जो है स्थापित हुई। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। इसके बाद है नजमुद्दौला, समय 1765 से 1766 ईस्वी।
फरवरी 1765 ईस्वी में मिर्जाफर के अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे। बक्सर के युद्ध के बाद कलायू जो है पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की। कलायू ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियां की। इसके बाद अवध के बारे में देख लेते हैं। अवध अवध जो है, अवध राज अंग्रेजी और मराठा राज्यों के मध्य में था। यह पश्चिम में कनौज से लेकर पूरब में जो है कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। जो अवध था, यह अवध राज अंग्रेजी और मराठा राज्यों के मध्य में था। यह पश्चिम में कनौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी के तक जो है कर्मनासा नदी तक ये फैला हुआ था और इसे बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है, बफर राज के रूप में जाना जाता है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 को। यह संधि क्या थी, तो यह संधि जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी और इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और कलायू ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की जो शर्तें थी आपको याद रखना है। पहला शर्त, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। दूसरा जो शर्त था वो क्या था, सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर जो है दे दिए गए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 को। कब, 16 अगस्त 1765 को। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और कलायू के बीच हुई थी। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थी, पहला शर्त था अवध का राज कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया और कंपनी को 50 लाख रुपए एवं चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा जो है कंपनी को प्राप्त हुई। ये थी शर्तें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अवध के नवाब के बारे में अगर देखें तो पहला नाम आता है मीर मोहम्मद नासिर का। इसके बाद सादत खां, समय है 1722 से 1939 ईस्वी। अवध का संस्थापक, ठीक है, ये अवध का संस्थापक उपाधि इसको जो दिया गया था बुरहान उल मुल्क की और राजधानी फैजाबाद था। इसके बाद सफदरजंग, समय है सफदरजंग का 1739 से 84 ईस्वी। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो शुजाउद्दौला का नाम आता है, आसफउद्दौला का, वजीर अली और आदत अली खां का। देखिए आदत अली खां के अंतर्गत अगर देखें तो दो नाम आता है, गाजिउद्दीन हैदर अली खां और अली शाह। गाजिउद्दीन हैदर अली खां के अंतर्गत नासिरुद्दीन हैदर और अली शाह के अंतर्गत अमजद अली शाह। और इसके अंतर्गत तीन नाम आता है, मुश्ताक अली, वाजिद अली शाह और सुलेमान कादर। देखिए वाजिद अली शाह के पुत्र का नाम क्या था, तो बिजरिस कादिर, समय है 1857 ईस्वी का। सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क का जो समय 1722 से 1739 ईस्वी के बीच। अवध के स्वतंत्र राज का संस्थापक जो है वो शहादत खां था। अवध के स्वतंत्र राज का संस्थापक शहादत खां था। शहादत खां 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार जो है नियुक्त किया गया। उसने सैद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप पहले उसे पंच हजारी और फिर सप्त हजारी का मनसब मिला और बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मिली। शहादत खां एक छोटा मुगल अफसर था जिसने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त यानी रेवेन्यू सेटलमेंट, याद रखिए रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। अवध के शासकों ने अराजकता समाप्त करने, सूबे के वित्तीय साधनों को बढ़ाने और न्याय व शांति स्थापित करने का प्रयास किया। अवध के शासकों के राज का विस्तार रुहेलखंड प्रदेश तक था। जो अवध के शासक थे इनके राज्यों का विस्तार कहां तक था, रुहेलखंड प्रदेश तक था, रुहेलखंड तक था, जो दिल्ली के पूर्व में स्थित था। रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियां यानी रूस से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे, जिन्हें रुहेला कहा जाता था। उचित लगान लगाकर कर और किसानों को बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर शहादत खां ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया। शहादत खां ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था और अपने नाम व सम्मान की रक्षा के लिए 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर ली।
1739 ईस्वी में अपने मृत्यु के पहले शहादत खां जो है स्वतंत्र शासक बन गया था। सफदरजंग ने 1754 ईस्वी में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को जो है किसी अशांति का सामना करने नहीं दिया। इसके बाद है सफदरजंग यानी अबुल मंसूर खां, समय 1739 से 1754 ईस्वी। अबुल मंसूर खां सफदरजंग शहादत खां का भतीजा और दामाद था। वह जो था सफदरजंग, वह उसके मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना और सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान के द्वारा सफदरजंग को जो है अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 ईस्वी में जो सम्राट था अहमद शाह ने उसे अपना जो है वजीर नियुक्त किया और इलाहाबाद प्रांत को दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ जो है दिया और सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद जो है प्राप्त कर लिया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की थी। उसने नौकरियां देने में हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर महाराजा नवाब राय का जो उसकी सरकार थी, उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर महाराजा नवाब राय एक जो है हिंदू था। 1753 ईस्वी में बादशाह ने उसे वजीर के पद से जो है बर्खास्त कर दिया। शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया, जहां 1754 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1750 से 51 ईस्वी 1750 से 51 ईस्वी की लड़ाई में सफदरजंग ने रुहेलों और बंगस पठानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उसने मराठों की सैनिक सहायता और जाटों का समर्थन प्राप्त किया। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति जो है विकसित हुई। लखनऊ बहुत समय से अवध का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो 1775 ईस्वी के बाद अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। सुजाउदौला, समय है 1754 से 1775 ईस्वी। अवध के सूबेदार सफदरजंग के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुजाउदौला बना। पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउदौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। बक्सर के युद्ध की विजय के पश्चात 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउदौला से कड़ा व इलाहाबाद के जिले लेकर जो है शाह आलम को दे दिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो बनारस की जो संधि है, बनारस की संधि कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में। यह संधि अवध के नवाब सुजाउदौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद और कड़ा के जिले जो है नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। तो बनारस की संधि सुजाउदौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुई थी 1773 ईस्वी में। इस संधि से प्रेरित होकर नवाब ने 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और अप्रैल 1774 ईस्वी में याद रखिएगा मीरनपुर कटरा के स्थान पर जो है एक निर्णायक युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला। इसके बाद एक गाजीउद्दीन हैदर अली खां, समय 1814 से 1827 ईस्वी। हेस्टिंग्स ने 1815 ईस्वी में इसे बादशाह की उपाधि दी थी और इसके बाद नासिरुद्दीन अली शाह राजगद्दी पर बैठा। वाजिद अली शाह का समय 1847 से 1856 ईस्वी। यह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नजरबंद करके कलकत्ता में रखा गया था। इसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनक्लिज खां ने की थी। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो 1724 ईस्वी में चिनक्लिज खां ने की थी। चिनक्लिज खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी तथा उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया था। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, याद रखिएगा, जो उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक थे, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। समय है 1719 से 1720 ईस्वी। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क यानी चिनक्लिज खां, समय 1724 ईस्वी। भरतपुर के संस्थापक था चूड़ामन और बदनसी, 18वीं शताब्दी। कर्नाटक का शहादत उल्ला खां,
18वीं सदी। अवध का संस्थापक था शहादत खां यानी बुरहान उल मुल्क 1722 से 1724 ईस्वी के बीच। और जयपुर का जो संस्थापक था वो था सवाई राजा जय सिंह 18वीं सदी। और रुहेल व बंगस पठान मोहम्मद खां बंगस 18वीं सदी। और मैसूर का संस्थापक था हैदर अली 18वीं सदी। तो याद रखिएगा। ठीक है, उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया। जो कह सकते हैं जो चिनक्लेज खां था उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया, लेकिन दक्कन पर उसने जो है एक स्वतंत्र शासक की जो है मतलब एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन किया। उसने आसफ जाही वंश की नींव डाली और उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाए। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनक्लेज खां को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। सकूर खेड़ा के युद्ध में चिनक्लेज खां ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया था। 1748 ईस्वी में चिनक्लेज खां की मृत्यु हो गई। हैदराबाद भारतीय राज्यों में प्रथम राज्य था जिसने 1798 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की और आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। इसके बाद कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है शहादत उल्लाह खां ने की थी और उसने अर्काट को अपनी राजधानी घोषित किया था। कर्नाटक राज्य को शीघ्र ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में प्रयुक्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने जो लॉर्ड वेलेजली थे, इन्होंने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र करने का जो है आरोप लगाते हुए कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी ओमदुत उल उमेर से जो है कर्नाटक की राजसत्ता बलपूर्वक जो है अधिग्रहित कर ली, उसे ले ली। इसके बाद कर्नाटक का युद्ध जो है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सर्वप्रथम कर्नाटक में संघर्ष जो है आरंभ हुआ। कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पौंडीचेरी के मध्य स्थित अर्काट शहर में थी। 1740 से 48 ईस्वी के दौरान यूरोप में एक युद्ध हुआ जिसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर जो है विरोधी गुटों में बटे हुए थे, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब कर्नाटक के नवाब ने देखा कि उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति जो है बढ़ती जा रही है तो उसने उनके विरुद्ध जो है एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना जो है हार गई और 1748 ईस्वी में यूरोप में शांति समझौता हुआ जिसके तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई। उसी दौरान निजाम की भी मृत्यु हुई। उत्तराधिकार के सवाल को लेकर विवाद पैदा हो गया जिसके कारण फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। कर्नाटक के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जबकि अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे और इस काम के लिए उन्होंने क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सेना सौंपकर जो है अर्काट भेजा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। चंदा साहब का सिर काट दिया गया। डुप्ले को जो है फ्रांस वापस बुला लिया गया और दोनों कंपनियों के मध्य शांति समझौता हो गया। निजाम ने मोहम्मद अली को अर्काट का नवाब जो है स्वीकार कर लिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी का स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर 1756 ईस्वी में तब जो है प्रारंभ हुआ जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। कर्नाटक में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। हैदराबाद में फ्रांसीसियों के स्थान जो है अंग्रेजों ने ले ली। 1763 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो है समाप्त हो गया तो फ्रांसीसियों को उनके उपनिवेश वापस मिल गए, परंतु भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक जो सत्ता है वो समाप्त हो गई। तो आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रथम जो संघर्ष है कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ तो 1700 याद रखिएगा 1746 से 48 ईस्वी के बीच। कारण क्या था तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। संधि, यह जो युद्ध था कैसे समाप्त हुआ तो एक सलाह सैपल के संधि के शर्त पे जो समाप्त हो गया। यह संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। परिणाम हुआ कि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई जिससे डुप्ले था इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ। कारण था हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो था हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद और इस
संघर्ष का जो समाप्ति हुआ किस संधि के साथ, तो पौंडीचेरी संधि के साथ 1754 ईस्वी में। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों को जो है नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि हुई और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये कब हुआ, तो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। कारण क्या था, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध होने का जो कारण था वो था सप्तवर्षीय युद्ध के जो सप्तवर्षीय युद्ध थे इनसे प्रभावित। और इस युद्ध का समाप्ति पेरिस के संधि से हुआ 1763 में। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से जो है पराजित किया। इसके बाद केरल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, केरल, इसकी राजधानी त्रावणकोर थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में केरल अनेक सामंती सरदारों और राजाओं के मध्य विभाजित था। केरल के 4 महत्वपूर्ण जो राज्य हैं वो था कोचीन, जमोरिन के अधीन कालीकट, त्रावणकोर और चिरकाल। याद रखिएगा, त्रावणकोर राज्य को जो है 1729 ईस्वी में या 1729 ईस्वी के बाद जो है राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने राज्य के सामंतों को पराजित किया और क्विलोन व इलायादाम को जो है जीत लिया और डचों को हराकर केरल में उनकी जो है राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। इसके बाद है जाट। देखिए, जाट खेतिहरों की एक जाति है। जाट कौन थे, तो खेतिहरों की एक जाति है जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 ईस्वी में और फिर 1688 ईस्वी में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जाटों ने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः जो है एक कृषक विद्रोह था। जाटों ने गरीब हो या धनी, जागीरदार हो या किसान, हिंदू हो या मुसलमान, सभी को लूटा। इसके बाद है चूड़ामन। चूड़ामन का जो समय है 1690 से 1721 ईस्वी। चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। उसने थिन नामक जो है स्थल पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया तथा मुगलों की शक्ति को जो है चुनौती दी। इसके बाद है बदन सिंह। बदन सिंह का जो समय है 1721 से 1756 ईस्वी। बदन सिंह ने अपनी शक्तिशाली सेना बनाई तथा डींग, कुबेर और बेद तथा भरतपुर में 4 दुर्ग बनाए। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी जिसमें महेंद्र शब्द जो है जोड़ दिया गया। इसके बाद सूरजमल, समय 1756 से 1763 ईस्वी। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने किया। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल ने 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक जो है शासन किया। सूरजमल ने जो है अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया जो पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल और पश्चिम आगरा के सूबे से लेकर उत्तर में दिल्ली के सूबे तक फैला हुआ था। मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर सूरजमल ने एक अस्थायी राज की नींव रखने की कोशिश की। 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु हो गई और इसके परिणाम स्वरूप जाट राज की जो है अवनति जो है प्रारंभ हो गई, इनकी हानि होने लगी। ठीक है, इनके अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगा। एक समसामयिक इतिहासकार ने सूरजमल के बारे में कहा है कि वह जाट जाति का अफलातून यानी प्लेटो था। वह जाट जाति का जो था वो प्लेटो था। इसके बाद जवाहर सिंह का नाम आता है। इनका समय 1764 से 1768 ईस्वी। इसकी मृत्यु के बाद रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह और रणधीर सिंह शासक हुए। 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता को जो है स्वीकार कर ली थी। इसके बाद राजपूत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, औरंगजेब के मृत्यु के बाद राजपूत शासकों ने मुगल साम्राज्य के बंधन से अपने आप को जो मुक्त रखने का प्रयास किया। जोधपुर और आमेर के शासकों को गुजरात और मालवा का सूबेदार बनाया गया। इस काल में सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह, जिसका समय है 1699 से 1743 ईस्वी। तो राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने खगोल के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की थी। सवाई जयसिंह ने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की। आमेर के राजा जयसिंह को अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करने का जो है श्रेय दिया जाता है। इसके बाद सिख के बारे में देख लेते हैं।
सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किया था। गुरु नानक का जो समय है 1469 से 1539 ईस्वी। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम सुलक्षणी था, जाति इनका खत्री था, और गुरु नानक का जो उपाधि था हजरत रबुल मीज। ये सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, और सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है और कुल 10 सिख गुरु हुए। इन्होंने नानक पंथ चलाए, इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। कौन? तो याद रखिएगा, जो नानक थे गुरु नानक, ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। गुरु अंगद के बारे में देख लेते हैं। समय है 1539 से 1552 ईस्वी। अंगद गुरु नानक के प्रथम शिष्य और जाति से खत्री थे। इन्होंने खादूर में गुरु गद्दी बनवाई तथा गुरु नानक के द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को ये नियमित कर दिया, यानी कंटिन्यू कर दिया। देखिए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद को माना जाता है। जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था किसने? गुरु अंगद। सिख संप्रदाय के जो 10 गुरु थे, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम आता है नानक का। समय है 1469 से 1539 ईस्वी, और उपाधि थी, जो इनकी प्रमुख उपलब्धि थी, सिख धर्म के ये संस्थापक थे। अंगद ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास ये सिख धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण किए थे। रामदास ये अमृतसर के संस्थापक थे। अर्जुन दास गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन और अमृतसर में हरमंदिर साहिब का इन्होंने यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हें जहांगीर ने जो है फांसी दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट नाम है हरगोविंद का। ये अकाल तख्त की स्थापना और सिखों के एक लड़ाकू जाति में जो है जो हरगोविंद है, इनकी जो उपलब्धि थी, ये अकाल तख्त की स्थापना किए थे और सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदल दिए थे। हर राय उत्तराधिकार यानी मुगलों के युद्ध में भाग लिया, अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हर किशन ये अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नवा जो गुरु थे तेग बहादुर, ये औरंगजेब के द्वारा जो है इनको फांसी मिली। और गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। खालसा सेना का संगठन किया था और धर्म प्रचार पाहुल का इन्होंने प्रवर्तन किया। तो देखिए, इसके बाद पहला नाम आता है गुरु अमरदास। समय है 1552 से 1574 ईस्वी। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाला में जो है स्थापित की। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों को स्थापित किया था। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ भूमि दान की। इसके बाद गुरु रामदास, इनका जो समय है 1574 से 1581 ईस्वी। ये अकबर के समकालीन और अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि जो है दान में दी थी। इन्होंने अमृतसर नामक शहर को बसाया था। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। क्या था? अमृतसर का पहले नाम क्या था? रामदासपुर। इसके अनुयायी रामदासी कहलाते थे। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। इसके बाद गुरु अर्जुन देव का समय आता है 1581 से 1606 ईस्वी। इन्होंने सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। इन्होंने जो है सच्चा पातशाह की उपाधि को जो है अर्जित किया। इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर व संतोष सर नामक जो है तालाब निर्मित करवाए। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अर्जुन देव ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया। आध्यात्मिक कर कौन? अर्जुन देव ने अनिवार्य रूप से, और अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। गुरु देखिए, अर्जुन देव ने तरन तारण व करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। 1606 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो के राजद्रोह को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने जो है इन्हें 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। खुसरो के राजद्रोह के लिए जो इन्होंने इसका समर्थन किया था। इसके बाद गुरु हरगोविंद का समय आता है 1606 से 1644 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए, गुरु हरगोविंद ने सिखों में जो है सैनिक भावना पैदा कर दी। इन्होंने सैनिक शिक्षा प्रारंभ की और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस प्रकार इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया। और
लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और यहां पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से जो है धन के बदले घोड़े व शस्त्र प्राप्त किए। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया और 1644 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। इसके बाद है गुरु हरराय, समय है 1644 से 1661 ईस्वी। गुरु हरराय, देखिए गुरु हरराय जो थे, इन्होंने भी शिष्यों को जो सैनिक शिक्षा दी थी। सामूगढ़ की पराजय के पश्चात दारा सिकों ने इनसे भेंट की थी और इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हरराय को दिल्ली बुलाया, परंतु उससे मिलने से ये स्वयं जो औरंगजेब है हरराय को दिल्ली बुलाया था, परंतु उससे मिलने ये स्वयं नहीं गए थे बल्कि अपने बेटे राम राय को भेजा था। राम राय के कार्यों से औरंगजेब जो है प्रसन्न हो गया, लेकिन गुरु हरराय नाराज हो गए तथा अपना उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। देखिए, राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी जो है स्थापित की थी। राम राय के अनुयायी रामराई कहलाते थे। इसके बाद है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन, इनका समय 1661 से 1664 ईस्वी और इनका अपना गुरु हरकिशन जो थे, इनका अपने बड़े भाई राम राय से जो है विवाद हो गया था। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया था। हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। औरंगजेब को समझाना पड़ा हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में, और इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। गुरु तेग बहादुर, समय है 1664 से 1675 ईस्वी। ये हरगोविंद के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने अपना केंद्र अमृतसर के स्थान पर, याद रखिएगा, अमृतसर के स्थान पर जो है मखोवाल को बनाया था। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। 5 दिन तक यातना देने के पश्चात जो इनकी मृत्यु जो है हो गई। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, यहां से जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।